एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स जो कि गिवन है आर्टिकल 12 टू लेके 35, 12 टू 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहली बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो बेसिक राइट्स होते हैं सारे सिटीजन, इंडिया के जो भी सारे सिटीजन, अपन ने सिटीजनशिप पढ़ा ना 5 से 11 में, तो उसमें जो भी इंडिया के सारे सिटीजन हैं उनको कुछ राइट्स गारंटी करता है। कौन करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और किस चीज़ के लिए मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट? जिससे लोगों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ऑलराउंड उनका अच्छा हो। ठीक है, इसलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सिटीजन और कुछ राइट्स, ऐसे कुछ राइट्स जो कि जैसे राइट टू लाइफ है, वो सबको ग्रांट करता है। ओके, सब पर्सन्स को। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फिलहाल 6 राइट्स है, बट पहले 7 थे। तो 7वें की बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो अभी प्रेजेंट में राइट्स है हमारे, वो सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है? मैं हूँ, आप है, हम सब लोग हैं, हम सब इक्वल हैं। हमारे यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना ही कास्ट पे, ना ही जेंडर पे, ना ही रेस पे, या फिर आपका बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ पे, कहीं पे भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो जब भी अगर आपके साथ कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करे, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे दोस्तों को बोल देते हैं ये तो बिहारी है, तो अगर कोई आपको ऐसे डिस्क्रिमिनेट करे तो आप अपना पिटीशन, अपना रिट फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर पता है आपको कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कोई भी केस की, कोई भी आपका सिविल केस हो गया या फिर क्रिमिनल केस हो गया, उसको आप डायरेक्टली पिटीशन नहीं लगा सकते। बट अगर कोई आपका सुप्रीम कोर्ट में, बट अगर कोई आपको फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई राइट टू इक्वालिटी वायलेट करता है, जो कि आर्टिकल 14 टू 18, ये भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे अभी। तो 14 टू 18 में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो आप फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट में लगा सकते हैं। सेकेंड राइट हमारे पास आता है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का हक है हमें कहीं भी आना हो इंडिया की टेरिटरी में या फिर इंडिया से बाहर भी, तो हमें कोई बांध के नहीं रख सकता है। ये नहीं कि आपने कुछ गलत काम नहीं किया है और कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है और आपको कोई रूम में बंद करके रख रहा है कि नहीं आप तो जा ही नहीं सकते बाहर, या फिर आपकी कोई फ्रीडम छीन रहा है या फिर कोई इन्फ्रिंज कर रहा है आपकी फ्रीडम को, तो भी आप राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 के अंडर दिया हुआ है। और अगर कोई आपकी फ्रीडम छीनता है तो आप अपना पिटीशन फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। थर्ड चीज आती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमारे पास राइट है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, हमें कोई एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, ना सोशली ना इकोनॉमिकली, कैसे भी कोई भी हमें एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता फिजिकली भी। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हजार्डस जोन में भेज देते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं पैसों का लालच देके कि आप जाइए, तो वो भी है ना बहुत गलत बात है और वो पनिशेबल ऑफेंस है वो पूरा। ठीक है, बीएनएस में बाद में आएगा वो। तो आप समझ रहे हैं, किसी को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ना खुद एक्सप्लॉइट हो सकते। तो अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट करता है तो आप डायरेक्टली रेड फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के इम्प्लीमेंट की। ठीक है, चौथी बात आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सब लोगों के पास अपने रिलीजन की फ्रीडम है। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करूँगी, मैं मेरे अगर यज्ञ भी कर रही हूँ ना और उसमें भी मेरे को अगर मतलब एक पब्लिक पॉलिसी के अंडर मैं यज्ञ कर रही हूँ, तो फिर कोई कुछ नहीं कह सकता। बट अगर मेरे को कोई अपनी हिंदू रिलीजन की प्रैक्टिस करने से रोकेगा तो भी मैं अपना फंडामेंटल राइट मेरा इन्फ्रिंज होगा। ठीक है, कोई मुस्लिम है तो वो अपनी कुरान पढ़े, और कोई क्रिश्चियन है तो वो अपना जो भी धर्म है वो प्रैक्टिस करे। ओके, तो सबके पास अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। किसी हिंदू को कोई मुस्लिम बनना है, किसी मुस्लिम को क्रिश्चियन बनना है, अगर किसी क्रिश्चियन को हिंदू बनना है, तो सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना रिलीजन चूज कर सकते हैं। बाय बर्थ सबके पास एक रिलीजन होता है, या फिर कुछ बिना रिलीजन के भी पैदा होते हैं, या फिर कुछ एथीस्ट होते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो ये आर्टिकल 25 टू 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जो भी हमारी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है वो प्रेजेंट है आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें क्या राइट्स आते हैं? इसमें वो राइट्स आते हैं कि जैसे आप ना माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए माइनॉरिटीज़ के स्पेशल राइट्स आते हैं इसमें। ठीक है,
कल्चर को बचाने के लिए, जैसे जो माइनॉरिटी होती है वो अपने थोड़ी सी होती है और उनका कल्चर क्या होता है, अगर ऐसी वो मतलब माइनॉरिटी बनी रही तो फिर उनका तो कल्चर खत्म हो जाएगा। तो उस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आर्टिकल 29 और 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद बात आती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये बात आती है आर्टिकल 32 में। ठीक है, तो हमारे पास राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के। कोई भी हमारे ये वाले सारे आर्टिकल इन्फ्रिंज करता है तो हम अपने इस 32 आर्टिकल, ये इसको बोलते हैं हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें 5 रिट आते हैं। रिट की पिटीशन भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है हबीस कॉर्पस, सेकेंड होता है मैंडमस, फिर होता है सर्शररी, फिर होता है क्यू वारंटो, और एक और होता है, ठीक है वो मैं भूल गई। हाँ, तो वो भी मैं आपको बाद में हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद अगर आपने देखा हो तो आर्टिकल जैसे ये चल रहा है 18 के बाद यहाँ से 19 शुरू हुआ, फिर 22 के बाद 23, 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30 और फिर 32। तो 31 आर्टिकल जो था वो कहाँ गया हमारा। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो पूरे कंप्लीट हो गए, बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल एजुकेशन राइट्स का था, और उसके बाद 32 आ गया था डायरेक्टली, तो 31 आर्टिकल मिसिंग था। तो आर्टिकल 31 में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी था हमारे पास पहले, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिपील कर दिया। ठीक है, और अब वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो 300A में प्रेजेंट है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरी बात एक और आई है इसमें कि आर्टिकल 21A ऐड हुआ है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जिसमें ये बोला गया है कि राइट टू एजुकेशन है किनको, 6 से लेकर 14 साल के सारे बच्चों को, सब बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए जो कि 6 से लेकर 14 साल की कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स तो इतना ही था, तो अब हम फंडामेंटल राइट्स एक एक करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट विच आर मेंशन पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल नंबर 12 to 35। अब हमारे इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 क्या स्टेट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डिफाइन करता है द टर्म स्टेट, कि ये जो स्टेट टर्म है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टेट टर्म का जो बेसिक सा मतलब है उसमें 4 चीज़ें इंक्लूड होती है। पहली चीज़ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट क्या है अपनी इंडिया की गवर्नमेंट, जब हम इंडिया के लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, या फिर हमारे प्रेसिडेंट हो गए या वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जो भी इंडिया के गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, या फिर हमारी पार्लियामेंट कौन होती है, हमारी लोकसभा या फिर हमारी राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट, ये तीनों मिला के क्या बनते हैं, पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ये स्टेट की टर्म में आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर क्या होगा, इधर जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हमारी गवर्नमेंट हुई, बट जब हम स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हमारे कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर या फिर हमारे गवर्नर। गवर्नर जो होते हैं ना वो सारे कौन होंगे, स्टेट की गवर्नमेंट में आएंगे। और लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का लेजिस्लेचर, यूपी की बात करते हैं यूपी का लेजिस्लेचर, हर स्टेट का जो भी लेजिस्लेचर होगा वो बात करेगा। ठीक है, अब तीसरी बात आती है हमारी ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी। अब ये लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी होती क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लोकल अथॉरिटी, जैसे कोई भी सिटी है, जैसे आप ले लीजिए राजस्थान के अंदर एक सिटी है जयपुर। ठीक है, तो जयपुर सिटी की क्या है, उसकी कोई भी म्यूनिसिपैलिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी या फिर जयपुर के आसपास पड़ने वाले विलेजेस और उनकी पंचायत क्या बनेंगी, ऑल लोकल अथॉरिटी। और अदर अथॉरिटी क्या होगी, जिसको भी स्टेट फंड कर रहा है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कर रहा है, या फिर स्टेट का उस पर रूल चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का उस पर रूल चल रहा है, तो वो अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएगा।
फोर्थ चीज क्या पढ़ते हैं हम स्टेट की डेफिनेशन में, और चौथी चीज क्या आएगी, अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी एक ऐसी अथॉरिटी जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की बाउंड्री के अंडर है और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंदर है, तो वो भी क्या स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। अब स्टेट की डेफिनेशन यूज कहाँ होती है, जब भी आप पढ़ते होंगे केस की यूनियन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले रहे भीमचंद वर्सेस, ये केस होते हैं ना यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये सब स्टेट की डेफिनेशन है, ये स्टेट के अगेंस्ट हमने केस किया है। ओके तो भीमचंद वर्सेस क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया विच इज भीमचंद वर्सेस स्टेट। ओके तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की। आर्टिकल नंबर 13 क्या स्टेट करता है, फिर क्या डिक्लेयर करता है, एनी लॉ दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद और वायलेट द फंडामेंटल राइट्स इज वॉइड। ठीक है, कोई भी एक ऐसा कानून, कोई भी एक ऐसा लॉ जो कि कॉन्फ्लिक्ट करे या फिर वॉयलेट करे किसको, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, तो वो क्या डिक्लेयर हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। वॉइड का मतलब पता है ना आपको, नल एंड वॉइड हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, तो वॉइड हो जाता है विद द एक्सटेंट ऑफ द इनकंसिस्टेंसी, कोई भी इनकंसिस्टेंसी के एक्सटेंट तक। अब हम इस आर्टिकल को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जजमेंट आया था जो कि था ट्रिपल तलाक का, ठीक है। अब ये भी एक, पहले तो एक कानून ही था ना, एक लॉ ही था हमारा ट्रिपल तलाक, पर इस पे जब हमारा रिट फाइल हुआ विमेंस के थ्रू, तो उसने बोला ये हमारा पहले एक लॉ ही था, ठीक है, लॉ था। अब इस लॉ में क्या कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा क्या चीज़ थी जो कि कॉन्फ्लिक्ट कर गई या फिर वॉयलेट कर गई हमारे फंडामेंटल राइट्स को, और इस पर जजमेंट देना पड़ गया। तो हम इसमें हमारा आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 21, ये तीनों फंडामेंटल राइट्स इस ट्रिपल तलाक में वॉयलेशन हो रहा था। कैसे हो रहा था, आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है, किसी को भी राइट टू इक्वालिटी मिलना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी मतलब सब इक्वल है लॉ की नज़र में, पर यहाँ पे क्या हो रहा था, विमेंस को उस लेवल की इक्वालिटी नहीं मिल रही थी और उनके हस्बैंड्स उन्हें जस्ट तलाक 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 बोल के डाइवर्सिफाइड कर रहे थे। दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन होना चाहिए 15, तो वहाँ पे पूरा कोई प्रोहिबिशन होना ही रहा था, वहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ट्रिपल तलाक में, तो ये भी आया। और आर्टिकल नंबर 21 की राइट टू हैव पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ, ठीक है, तो ये भी डिस्क्रिमिनेट हुआ। तो ये अगर ये तीनों हमारे फंडामेंटल राइट्स, और इन तीनों फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ट्रिपल तलाक में, जो कि एक लॉ है, तो अगर हम यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहे हैं ये तीनों आर्टिकल्स को, और वॉयलेट भी कर रहे हैं, इन्फ्रिंज भी कर रहे हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो हम इसको क्या कह देंगे, वॉइड। अब ये आर्टिकल 13 हमें दो चीज़ें मेनली बताता है कि एक तो हमें इससे मिलती है जुडिशियल रिव्यू की पावर, कि हमारे पास, हमारी कोर्ट के पास एक ऐसी पावर है कि वो रिव्यू कर सकती है कोई सा भी कानून, चाहे कितना ही पुराना हो, कितना ही नया हो, कभी भी बनाओ, हमारी कोर्ट, हमारा या तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, या फिर कोई भी अदर लोकल अथॉरिटी, अदर लोकल कोर्ट्स उसको रिव्यू कर सकते हैं कि ये कानून, जो कोई भी कानून है, वो या तो हमारे लॉ को, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ना ही वॉयलेट करे और ना ही वो कॉन्फ्लिक्ट में आए। दूसरी चीज़ बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अगर कोई ऐसा लॉ है जैसे ट्रिपल तलाक है, वो उसमें क्या हो रहा है, जैसे एक्लिप्स का मतलब समझते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले। तो आपको पता है सोलर एक्लिप्स होता है जिसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूरज दादा के आगे क्या आ जाता है, कोई प्लैनेट आ जाता है, या फिर मून आ जाता है, या फिर कुछ और आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो छुप जाता है, ठीक है, कुछ आ गया और सूरज दादा हमारे छुप गए। तो ऐसे ही अगर कोई भी कानून हमारा लॉ, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो उसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में डाल देते हैं कि हम उस कानून को छुपा देंगे। ओके, सो दैट्स हाउ आर्टिकल 13 इज ऑल अबाउट। एंड लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 14, और जहाँ से मेनली फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हो रहे हैं।